नमस्कार दोस्तों, स्टडी ग्लोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पुलवामा टेरर अटैक की जांच पड़ताल में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर समेत 19 लोगों के खिलाफ स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दायर करी है। सो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को और जानेंगे कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान अथॉरिटीज के सामने क्या क्या चैलेंजेस आए और हम पुलवामा टेरर अटैक को भी संक्षिप्त में डिस्कस करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल राशि सिंगल पर पूछ सकते हैं, मैं जरूर आंसर करूंगी। और अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस इन्वेस्टिगेशन को समझने से पहले हम पुलवामा टेरर अटैक को समझ लेते हैं, क्योंकि उसके बिना हमें ये इन्वेस्टिगेशन अधूरी समझ आएगी। देखिए, पुलवामा टेरर अटैक ऐसे टाइम में हुआ जब इंडिया के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल टाइम था। उन दिनों जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी चल रही थी, इंडिया में जनरल इलेक्शंस होने वाले थे और हम करतारपुर कॉरिडोर को खोलने के लिए मीटिंग्स प्लान कर रहे थे। तो ये जो अटैक था वो बहुत ज्यादा वेल प्लान्ड मैनर में हुआ और पाकिस्तान की जैश ए मोहम्मद ने इसे क्लेम भी किया था। एक लाइन में मैं आपको बता देती हूँ कि जैश ए मोहम्मद क्या है। देखिए, जैश ए मोहम्मद पाकिस्तानी बेस्ड आर्म्ड ग्रुप है जो इंडिया का कंट्रोल इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर से खत्म करना चाहता है। इनकी लैंग्वेज में बोलूं तो उखाड़ फेंकना चाहता है। तो अब हम जान लेते हैं कि आखिर पुलवामा टेरर अटैक में हुआ क्या था। देखिए, पुलवामा टेरर अटैक फरवरी के महीने में हुआ जब सीआरपीएफ का कॉन्वॉय, सीआरपीएफ का काफिला जिसमें करीब 78 व्हीकल थे, वो जम्मू श्रीनगर हाईवे से निकल रहे थे और वहीं पर एक्सप्लोजिव से भरी एसयूवी जो थी वो स्कॉर्पियो थी। इस एसयूवी में जो टेररिस्ट था उसने सीआरपीएफ के इस कॉन्वॉय पर हमला किया और इसमें 40 सीआरपीएफ के जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। ये जो एसयूवी है उसे 20 साल का सुसाइड बॉम्बर आदिल अहमद दार ड्राइव कर रहा था। देखिए, सुसाइड बॉम्बर वो होता है, इसे हम आत्मघाती हमलावर कहते हैं। मतलब ये खुद तो मरेगा ही जब भी विस्फोट होगा और साथ में जो भी बड़ा एक चंक है उसे भी लेकर मरेगा। तो ये जो आदमी है वो जैश ए मोहम्मद का ही आदमी था और ये जो टेरर अटैक है वो थर्सडे के दिन हुआ, इसलिए हम इसे टेरिबल थर्सडे के नाम से भी जानते हैं। जब देश में ये सब हुआ तो बहुत गुस्सा उमड़ता ही, क्योंकि हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान वीरगति को प्राप्त हो गए और गवर्नमेंट से कहा गया कि आप स्ट्रांग एक्शन लीजिए पाकिस्तान के खिलाफ। तो बिल्कुल समझदारी से एक्शन लिया और इन्वेस्टिगेशन चालू हुई। तो अब हम आते हैं इन्वेस्टिगेशन पर कि इन्वेस्टिगेशन में हुआ क्या। देखिए, ये जो टेरर अटैक है इसकी इन्वेस्टिगेशन में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर समेत 19 लोगों के खिलाफ चार्जशीट होता है आरोप पत्र, उसे स्पेशल कोर्ट में दायर कर दिया है। तो ये जो चार्जशीट है वो करीब 13,500 पन्नों की है। ठीक है, इतनी ज्यादा लंबी है और इसमें मसूद अजहर के भाईबंद अब्दुल रौफ, अमार अलवी और उनका भतीजा उमर फारूक के नाम भी शामिल हैं। ठीक है, बहुत सारे टेररिस्ट के नाम शामिल है, पूरे 19 लोग हैं इसमें। ठीक है, तो ये जो सब लोग हैं इसमें वो लोग हैं जिन्होंने टेरर अटैक में हेल्प करी, इन्हें रहने की और छुपने की जगह दी, लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड किए। ठीक है, और जहां पर लास्ट वीडियो का शूट हुआ था, जिसके घर पर हुआ था, उसे भी अरेस्ट कर लिया गया है। राइट, तो इस टेरर अटैक का वैसे तो मैं आपको बताऊं जो मास्टरमाइंड है वो उमर फारूक था, जो अजहर का भतीजा है। ठीक है, और इसे 2018 में ये क्या था, ये सांभा सेक्टर की गुफाओं के जरिए इंडिया में घुसा था। खैर, ये एनकाउंटर में मारा जा चुका है। तो ये जो 19 लोग हैं इनमें कौन कौन है, इनमें देखिए 6 ऐसे हैं जो मर चुके हैं एनकाउंटर्स में, मतलब वेरियस एनकाउंटर्स हुए और उनमें ये मर चुके हैं। 4 जो हैं वो भाग चुके हैं और 2 अभी तक जम्मू एंड कश्मीर में छुपे हैं। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। और एक लोकल है जिसने इनको शरण दी थी और एक पाकिस्तानी नेशनल है। राइट, अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या परेशानियां आई, क्या मिला, हम उन चीजों को जान लेते हैं। इसे ब्लाइंड केस क्यों कहा गया। देखिए, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जॉइंट डायरेक्टर हैं अनिल शुक्ला, उन्होंने कहा कि ये जो इन्वेस्टिगेशन केस था वो ब्लाइंड केस है, क्योंकि इसे हेड करते टाइम हमें जो एविडेंस जुटाने में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, सबूत जुटाने में बहुत ज्यादा टाइम लगा। तो इसमें पहला चैलेंज क्या आया, सबसे पहला चैलेंज ये आया कि जो वो कार थी, जो एसयूवी थी, जो स्कॉर्पियो थी, वो किसकी थी, वो कौन था इसका मालिक, जिसे दार चला रहा था, आदिल अहमद दार चला रहा था। तो व्हीकल से तो उन्हें कुछ नहीं मिला क्योंकि वो तो एक्सप्लोजिव में बिल्कुल भ्रष्ट हो चुका था। ठीक है, तो क्या था, लेकिन फॉरेंसिक टीम की मदद से उन्होंने कार का सीरियल नंबर एक्सट्रैक्ट वो लोग कर पाए, इसमें वो कामयाब हो गए। ठीक है, तो इससे पता चल गया कि मालिक कौन था। तो मालिक निकला साजिद भट्ट, ये अनंतनाग जिले में रहता है, ये भी एनकाउंटर में मारा जा चुका था। अब इतना पता चल गया कि कौन था ऑनर, है ना। अब दूसरा चैलेंज था कि ये जो अटैकर था, ये जो सुसाइड बॉम्बर था, ये दार ही था,
हैं, इतना पता था, लेकिन इस चीज के लिए सबूत चाहिए। कोर्ट में तो हर चीज को एस्टेब्लिश करने के लिए एविडेंस चाहिए ही, तो इसको प्रूफ करने के लिए एविडेंस चाहिए कि हाँ ये दार ही था। तो अब कहाँ से कुछ मिलता? देखिए, जो व्हीकल है इस पे से जो भी इसके रिमेन्स मिले, जो भी इसका बचा कुचा मिला, उसे डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए भेजा गया, है ना। अब डीएनए प्रोफाइलिंग में इसका डीएनए एक्सट्रैक्ट किया गया वहां पर, फिर इसके उस डीएनए एक्सट्रैक्ट को इसके फादर के डीएनए से मैच किया और पता चला कि ये जो पर्सन है वो आदिल अहमद दार ही था, राइट। अब तीसरा चैलेंज था वो वीडियो वाला, ठीक है। क्या हुआ था, मैं उसका पूरा केस आपको बताती हूँ। देखिए, जो एसयूवी है उसे आदिल अहमद दार ड्राइव कर रहा था, जैसा कि मैंने बताया, और इसमें 200 किलो के एक्सप्लोजिव्स थे। तो जहां वीडियो बनाई गई, वो वीडियो बनाई गई थी शकीर बशीर के घर पर, ठीक है। और ये जो वीडियो है वो हाईटेक फोन से बनाई गई थी, जिसे बिलाल अहमद कूची लाया था, ठीक है, ये नाम है। और इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है, ये पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, ठीक है। अब ये जो एक्सप्लोजिव से भरी कार है, पहले तो उसे बशीर ही लेकर आया था, लेकिन बाद में दार को दे दी गई थी। अब इसमें जैश ए मोहम्मद के एक ही आदमी ने ये बोला था, मोहम्मद हसन उसका नाम है, उसने बोला था वीडियो में कि हमने ही अटैक करवाया है, हम ही इसके जिम्मेदार हैं। अब इस चीज को एविडेंस के लिए प्रूफ करना था, मतलब इसे प्रूफ भी करना है इस चीज को, तो इसको फोरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया। इसका आईपी एड्रेस ट्रेस करवाया गया, तो पाया गया कि ये पाकिस्तान के ही किसी कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है, तो ये चीज कंफर्म हो गई। अब देखिए, इस केस को इन्वेस्टिगेशन करते टाइम जो हमारे एनआईए के चीफ हैं, हमारी अथॉरिटीज हैं, उन्होंने पाया कि प्लानर्स ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को काफी ज्यादा यूज किया था, जैसे हाई एंड बैटरीज, फोन और केमिकल्स खरीदने के लिए, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा बड़ी फाइंडिंग्स थी जो हमें पता चली, और ये चैलेंजेस थे जो हमारी अथॉरिटीज ने फेस किए इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने में। लेकिन अब ये इन्वेस्टिगेशन को पूरी तरह कंप्लीट कर दिया गया है, जो सारे चैलेंजेस हैं उनको पार कर लिया गया है। जैसा कि बताया कि ये ब्लाइंड केस था, लेकिन एनआईए ने इसकी इन्वेस्टिगेशन खत्म करी और स्पेशल कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है। अब देखते हैं कि क्या डिसीजन आता है, क्या डिसीजन होता है उस स्पेशल कोर्ट का। आगे जो भी बात होगी हम उसके लिए वीडियो जरूर लेकर आएंगे। तो ये था एनालिसिस चार्जशीट से लेकर। मैं जल्द ही एक नए एनालिसिस को लेकर दोबारा हाजिर होंगी। टिल देन पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए।